चलो ठीक है। अपन जो है इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना? मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो नए आए हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? हिस्ट्री में आपको पता है क्या होती है? क्या होती है? लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन हम प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे बीच-बीच, कॉल चलता रहेगा अपना, है ना? अच्छा लगेगा क्या? प्यार मोहब्बत की बातें हैं, है ना? ज़्यादा नहीं करनी लेकिन। चलो, कल अपने देखा था सामान्य बातें पढ़ी थी, ठीक है? भाई इतिहास होता क्या है, क्या नहीं होता है ना? एक बार जो नए आए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ वापस, ठीक है? इतिहास जो है, के 2 टूक किए जाते हैं, 2 टुकड़े करते हैं अपन। एक होता है इति, एक होता हास, ठीक है? इति का जो मतलब है, क्या होता है? पूर्व काल, भूतकाल या बीता हुआ समय। क्या-क्या होता है? पूर्व काल, भूतकाल या बीता हुआ समय। उस समय में जो घटनाएँ घटित होती है, जो घटनाएँ घटित होती है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं अपन। उनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ते हैं। पढ़ने को बोलते हैं अध्ययन करना। क्या बोलते हैं? अध्ययन करना। इसका मतलब अब आपको समझ में आया होगा। तो इति का मतलब होता है कि पूर्व काल में या भूतकाल में या अपना जो बीता हुआ समय है, ठीक है? उस समय के अंदर क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई है, जिनको अपन आज किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी अभिलेखों के माध्यम से पढ़ते हैं, सिक्कों के माध्यम से पढ़ते हैं, लोगों की कहानियों के माध्यम से अपन उसको पढ़ते हैं। वो लोगों का क्या होता है? इतिहास होता है। क्या होता है? इतिहास होता है। इसलिए जो है इतिहास की जो परिभाषा निकल कर आती है, परिभाषा ये निकल के आती है कि पूर्व काल या भूतकाल में जो घटनाएँ घटित हुई है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो ये अपनी परिभाषा हो गई। जिन्होंने कल नहीं लिखा था, लिख लो एक बार वापस। जो आज ही आए हैं, वो लिख लो और जो कल नहीं आए थे, वो भी लिख लो और जिनकी लिखी हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है? लिखो, हेडिंग लिखो इतिहास। ऐसे 2 भाग करो इतिहास के, इति प्लस हास। ये ध्यान रखना, अपन इसे संधि नहीं करवा रहे हैं, अपन इसे संयोग करवा रहे हैं, है ना? संधि के हिसाब से पढ़े तो इतिहास की संधि अलग होती है। इतिहास के जो संधि विच्छेद होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। ये लिखो इसे, फिर मैं परिभाषा लिखवाता हूँ आपको, है ना? उतारो इसको एक बार। हाँ, चारों कल से आओगे? आज तो केवल डेमो लेने आए हो। अच्छा, तो घर वालों को तो ये भी पता नहीं होगा कि डेमो क्या होता है। वो तो अपने मन की साइकोलॉजी होती है कि नहीं डेमो लेना है ना? चलो कोई बात नहीं। कल से कॉपी लेके आ जाना। लिख लिया? लिख लिया? हेडिंग लगाओ परिभाषा। तू क्यों नहीं लिख रहा? लिखो परिभाषा लिखो। लिखो पूर्व काल, पूर्व काल ओब्लिक भूतकाल, पूर्व काल ओब्लिक भूतकाल या बीते हुए समय में, बीते हुए समय में घटित घटनाओं के बारे में, बीते हुए समय में घटित घटनाओं के बारे में
विस्तार पूर्वक से विस्तार पूर्वक से अध्ययन करना अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देख लिया? ठीक है? ये तो है इतिहास की जो परिभाषा अपने, ठीक है? आगे जो बात चलती है कि आपने इतिहास की परिभाषा पढ़ ली, सर हमने जान लिया कि इतिहास क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। लेकिन सर आप एक चीज़ बताओ कि ऐसा कौन-सा इंसान होगा या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो सबसे पहले इतिहास लिखा होगा किसी न किसी ने? भाई अपने राजस्थान के अपन लोग हैं, राजस्थान का इतिहास लिखने वाला भी तो पहला कोई बंदा आया होगा ना। कहीं न कहीं तो उसको एक जगह लिखा होगा ना। भाई राजस्थान के अंदर आपकी 19 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं। तो सर क्या 19 रियासतों का इतिहास अलग-अलग है? और दूसरी बात, अगर 19 रियासतों का इतिहास अलग-अलग है, तो अलग-अलग जगह लिखा गया होगा। अब अलग-अलग जगह लिखा गया है, तो अपन उसको एक साथ कैसे पढ़ पाएँगे? तो ये तो है नहीं कि मारवाड़ है, तो पहले मारवाड़ जाओ पढ़ने के लिए। मेवाड़ है, तो फिर मेवाड़ जाओ पढ़ने के लिए। आपके आमेर है, तो पहले आमेर जाओ पढ़ने के लिए। तो ये तो है नहीं ना। भई उनको एक जगह कहाँ एकत्रित कहाँ किया गया पूरे इतिहास को, ठीक है? तो उसी प्रकार जो है 3 तरह के अपने इतिहासकार हुए हैं। 3 तरह की अपनी परिभाषा बनती है कि सर सबसे पहले तो कि जो संसार की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, तो कि विश्व के अंदर जो है इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की होगी? फिर बाद में आती है कि भारत की, कि सर भारत में कौन ऐसा व्यक्ति व्यक्ति था, जिसने सबसे पहले इतिहास लिखा था? और अगर भारत में लिखा है, विश्व में लिखा है, तो राजस्थान में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा, जो इतिहास लिखने की शुरुआत करेगा। तो भाई कौन-कौन है? और इनको क्या कहते हैं अपन? तो जो इतिहास लिखने की शुरुआत करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया था और जिन्होंने लिखा था और उन इतिहास को आज अपन पढ़ते हैं। ये जितने भी बाद के इतिहासकार हुए हैं, सब उन्हीं के आधार पे जो अपनी-अपनी नई-नई किताबें लिखते हैं। ठीक है? उन इतिहासकारों को बोला जाता है इतिहास के जनक। क्या कहा जाता है? इतिहास के जनक। और जनक को ही बोलते हैं पितामह। क्या बोलते हैं? पितामह। ठीक है? तो हेडिंग लगाओ इतिहास के जनक। इतिहास के जनक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपना विश्व की। हालाँकि अपने को पढ़ना तो राजस्थान का ही है। भई अधिकतर आप सीईटी वाले बच्चे हो। क्या? आ जाऊँगा मैं, कहीं नहीं जाऊँगा। भई अधिकतर आप सीईटी वाले बच्चे हो। बीएसटीसी सीईटी है ना? तो बीएसटीसी का सीईटी का सिलेबस सेम ही है लगभग, है ना? कुछ एक सब्जेक्ट आपके सीईटी में वो ज़्यादा है। मैंने आपको कल भी बताया था आपके पाठ्यक्रम मैंने लिखवा दिए थे सभी को। भई कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपके सीईटी में है, कौन-कौन सा बीएसटीसी में है। उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो इतिहास के अंदर अपने कौन-कौन से टॉपिक है, जो इतिहास में अपने को पढ़ने हैं। मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है? एक दिन और मैं वापस तो आपको लिखवा दूँगा। तो इतिहास की जब बात करते हैं कि सर विश्व के इतिहास को सबसे पहले किस व्यक्ति ने लिखा होगा, किस आदमी ने लिखा होगा, ठीक है? तो जिस आदमी ने विश्व का सबसे पहले इतिहास लिखा था, उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। ये आदमी जो है यूनान का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? यूनान का रहने वाला है, ठीक है? और इसने जो है एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। और इसी व्यक्ति को जो है विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। तो पहली लाइन अपने क्लियर है कि विश्व इतिहास के जनक कौन है? विश्व इतिहास के जनक या इन्हीं को क्या बोलेंगे अपने? पितामह। कौन है? हेरोडोटस। और पुस्तक कौन सी इनकी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। ठीक है? ये अपने विश्व के इतिहास की बात है। अब इन्होंने आगे क्या किया है, क्या नहीं किया, उससे अपने को कोई लेना-देना नहीं। अपने को कैसे करके अपने राजस्थान में आना है। ठीक है? ये तो है विश्व इतिहास के जनक। बात करते हैं कि अपने भारत की।
कि सर भारत में भी तो किसी ने लिखने की शुरुआत की होगी ना। तो भारत का इतिहास जिन्होंने सबसे पहले लिखा था, उन व्यक्ति का नाम है वेद व्यास जी। क्या नाम है? वेद व्यास जी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ आप सभी जानते हो, सभी ने आप नाम सुना हुआ है, उसके एपिसोड भी देखे हुए हैं आपने, है ना? सीरियल भी चलता है, वो भी आपने देखा हुआ है, और वो है महाभारत। कौन-सा ग्रंथ है? महाभारत। और इन्हीं वेद व्यास जी का जो वास्तविक नाम है इनका कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनका वास्तविक नाम है, और इनको जो अपने बोलचाल की भाषा में सीधा-सा जो है वेद व्यास जी बोलते हैं। महाभारत देखी है आपने? सभी ने देखी है? चलो बताओ, महाभारत के अंदर वेद व्यास जी का ज़िक्र कहाँ पे आता है? भई आपके कोरोना के अंदर महाभारत एपिसोड काफ़ी चला था, रामायण भी काफ़ी चली थी। उससे पहले भी आपके जो है महाभारत सीरियल चलता था, ठीक है? लोगों ने देखी हुई है। अभी भी जो है नए-नए उसके संस्करण बन के आ रहे हैं। नए-नए जो है महाभारत बन के आ रही है, ठीक है? आपने देखा है? कोई बता पाएगा कि मेरे को कि वेद व्यास जी का ज़िक्र कहाँ पे होता है? हैं? ऑप्शन दूँ? चलो ठीक है। ऑप्शन सुनना एक बार ध्यान से, है ना? समय बताना है, किसके समय हुआ था, है ना? तो बताओ। कौन-सा ऑप्शन होगा इसमें? हैं? सेकंड? सोच लो एक बार और। सोच लिया? चलो बताओ सेकंड कैसे होगा? कहाँ देखा आपने? बिना देखे। वो सेकंड तो मेरे को पता है आपने नाम क्यों लिया था? क्योंकि इन्हीं को जो है भीष्म पितामह कहते हैं अपना। इसलिए आपने इनका नाम ले लिया। बताओ, जो पुराने हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं पहले, अगर वो चाहे तो वो भी बता सकते हैं, अगर पता हो आपको तो। मैंने बहुत बार जब भी अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रामायण की, महाभारत की, अपने भारत के इतिहास की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने इसमें साथ में पढ़ते चलेंगे। देखा कभी? किसी ने नहीं देखा होगा। महाभारत जब शुरू होती है, पुरानी वाली, है ना? ये अभी की तो क्या थोड़ी इसमें हवाबाजी ज़्यादा रहती है अभी की में। पुरानी वाली जो महाभारत होती है, उस महाभारत में आपने जब पहला एपिसोड आता है, और पहले एपिसोड में एक राजा का नाम आता है भरत। आता है? इन्हीं के नाम पे जो है, इनको जो है भरतवंशी कहा गया। क्या कहा गया? भरतवंशी कहा गया था। इन्हीं के आगे चलकर एक संतान आती है जिसका नाम है शांतनु। क्या नाम है? शांतनु। और ये जो सत्यवती और गंगा, गंगा शांतनु की पहली पत्नी है, सत्यवती इसकी दूसरी पत्नी है। और ये देवव्रत है, जो जिसे भीष्म पितामह कहते हैं, ये गंगा का पुत्र है। किसका पुत्र है? गंगा का। अब आपने जब महाभारत देखी हो, है ना? तो शांतनु जब गंगा से शादी करता है, तो गंगा उसे जो है वचन माँगती है कि आप मेरे को वचन दो कि मैं कोई भी कार्य करूँ, उसमें आप जो है मेरे को टोका-टाकी ना करोगे। मेरे को रोकोगे नहीं आप किसी भी काम करने के लिए। तो शांतनु जो है उसको वचन देता है, मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मैं तेरे किसी भी काम में जो है टोकूँगा नहीं तेरे को। तो इसलिए जो है फिर बाद में गंगा के जो 7 पुत्र होते हैं, उन 7 पुत्रों में से जो 6 पुत्र हैं, उनको जो है गंगा नदी के अंदर ले जाके बहा देती है। जो शुरुआत के 6 पुत्र हैं, जैसे एक पुत्र होता है, उसको गंगा में ले जाके बहा दिया। दूसरा हुआ, उसको भी ले जाके बहा दिया। तीसरा हुआ, उसको भी ले जाके बहा दिया। ऐसे करके 6 को बहा देती है। 7वें नंबर पे जो बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। और जब इसका जन्म होता है, तो ये
इस बच्चे को भी जो है नदी के अंदर बहाने चली जाती है, तो शांतनु जाके इसको रोक लेता है कि मैंने काफ़ी समय से सहन कर लिया है और तूने ऐसे करके मेरे 6 बच्चों को तो बहा दिया इसके अंदर और अब मैं तेरे को ये पाप नहीं करने दूँगा। उसके बाद में उसको रोकता है, रोकने के बाद ही उस बच्चे को वापस छीनता है। जब बच्चे को वापस छीनता है तो गंगा कहती है कि मेरे को इसी बात का डर था। मेरे को इसी बात का डर था इसलिए मैंने आपसे पहले वचन लिया था कि आप मेरे काम में कभी टोका-टाकी नहीं करोगे। और अब आपने टोक दिया है, अब मेरे को रोक ही लिया, अब सुनो, ये जितने भी 7 पुत्र हैं, जो बह चुके हैं वो और एक ये, इन सातों पुत्रों को जो है ब्रह्मा जी का जो श्राप था और ब्रह्मा जी का जो श्राप था वो इससे था कि इनकी उस श्राप के कारण जो मुक्ति होगी, वो मुक्ति होगी कि इनको जो है गंगा नदी के अंदर बहा दिया जाएगा, फिर बाद में इनका वापस जन्म होगा, उसके अंदर ये जो है मनुष्य जीवन जी पाएँगे ढंग से। और अब आपने इसको बचा लिया, तो अब इस देवव्रत का जो मनुष्य जीवन है, वो पूरे ज़िंदगी भर जब तक ये मरेगा नहीं, तब तक ये दुखों का पहाड़ झेलता रहेगा ये। इस पे एक के बाद एक दुःख आते रहेंगे। तो शांतनु कहता है कोई बात नहीं, दुःख आएगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन तू मेरे बच्चे को छोड़ दे। उसके बाद जो गंगा जो है, गंगा नदी के अंदर समाधि ले लेती है वापस और वो तो वहीं विलीन हो जाती है और देवव्रत को लेकर जो है शांतनु जो है वापस आता है। फिर गंगा वापस जाती है शांतनु के पास और गंगा कहती है कि अभी ये बच्चा छोटा है, इसको जो है माँ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अभी ये बच्चा मेरे को सौंप दो, जब ये आपके राजा बनने लायक हो जाएगा, जब ये राजकुमार बनने लायक हो जाएगा, तब जो है मैं इसको वापस आपको सौंप दूँगी और तब तक इसकी जो शिक्षा वगैरह जो भी है युद्ध अभ्यास का जो भी ज्ञान है, वो मैं इसको किसी आश्रम में ऋषि से दिलवा दूँगी। तो देवव्रत के जो गुरु हुए थे, उनका नाम है परशुराम जी और उन्हीं परशुराम जी ने जो है इनको जो सारी शिक्षाएँ दी थी। फिर महाभारत में आप आगे जाकर देखते हो कि एक बार जब परशुराम के और देवव्रत के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर देवव्रत जीतता है, एक लड़की के चक्कर में, है ना? जिसका नाम है अम्बा। क्या नाम है? अम्बा। अब सुनो, ये तो बात हो गई गंगा की और देवव्रत की। किसकी बात हो गई? गंगा की और देवव्रत की। ऐसा कहा जाता है कि देवव्रत जब जवान हो गया था, 17-18 साल का हो गया था, तो ये जो है राजा शांतनु के पास आ गया था। अब ये तो राजपाट सँभालने लग गया सारा। राजा तो कौन है? शांतनु। लेकिन सारा राजपाट सँभालने कौन लग गया था? देवव्रत। तो शांतनु जो है चिंता मुक्त हो गया था। भई अब मेरा बेटा सँभाल लेगा, मेरे को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो शांतनु जो है, जो भ्रमण किया करता था, घूमता-फिरता रहता था। राजपाट का कोई इसको ये नहीं था कि टेंशन कि भई मेरे राजपाट में पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सँभालने वाला कौन है? देवव्रत है। ये घूमता था, घूमते-घूमते कोई आश्रम था, उसके पास में एक नदी बहती थी और वहाँ पर जो है कुछ लोग थे, जो मछली पालन का काम करते थे, जिनको बोलते हैं मछुआरे। मछली पकड़ने का और उनको पालने का काम करते थे। ये सत्यवती जो है, ये जो मछुआरे थे, उनके जो सरदार थे, उनकी बेटी थी। और ये सत्यवती जो है, नदी से जो है लोगों को नदी पार कराने का काम किया करती थी। जो नाव है, नाव को लेकर जो है उन लोगों को नदी पार कराने का काम करती थी। भाई जो भी कोई भी लोग हैं, उनको अगर यहाँ से उस साइड जाना है नदी के, तो वो नदी पार कराती थी। एक दिन जो है कोई ऋषि थे, उनको ये जो है नदी पार करवा रही थी और नदी पार कराते समय वो ऋषि इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्रसन्न होके इसको जो है वरदान दिया है कि मेरे जाने के बाद में जो है मेरे अंश का जो है तेरे को पुत्र प्राप्ति होगी। अब बेचारी की शादी नहीं हो रखी। भाई शादी नहीं हो रखी ना, हैं? और बच्चे का वरदान दे दिया आपने। तो इसने कहा, "भई महाराज मेरी शादी नहीं हो रखी अभी। मैं बच्चा कैसे पालूँगी और समाज के अंदर क्या मुँह दिखाऊँगी मैं?" हैं? तो उन्होंने कहा कि, "भई देखो मैंने वरदान दे दिया और अब ये तो तेरे को झेलना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम तेरा मैं आसान कर सकता हूँ कि ये बच्चा तेरा ही रहेगा, लेकिन इसको पालने का काम जो है मैं करूँगा। इसको मैं मेरे आश्रम में लेके जाऊँगा और मैं इसको जो वहाँ ही पालूँगी। वे वही पालन पोलस पोषण इनका मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।" ठीक है? तो उसके ऋषि के अंश से जिस व्यक्ति का जन्म होता है, वो व्यक्ति यही है। आपने देखा होगा कि पुरानी महाभारत के अंदर जैसे ही वो ऋषि उठ के जाते हैं, तो उस नाव के अंदर बहुत बड़ा धुआँ उठता है और जब वो धुआँ उठता है, तो उस धुएँ के बीच में फिर एक बच्चा दिखाई देता है, जो बच्चा वेद व्यास जी है। ये ऋषि के आश्रम में रहते, दूसरी बात ऋषि के अंश से इनकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको जो है व्यास जी कहने कहने लग गए थे लोग और ये ऋषि हुआ करते थे। बाद में आप जब महाभारत देखते हो, तो महाभारत के अंदर जो है
सत्यवती जब शांतनु के साथ शादी करके दरबार में जाती है, तो सत्यवती के 2 बेटे होते हैं। एक विचित्र वीर्य और एक अविचित्र वीर्य, दोनों के नाम हैं। तो जिसमें एक जो है बहुत बड़ा नशेड़ी था, है ना? और जो बड़ा बेटा था वो राजा बना, राजा बनने के कुछ समय बाद में जो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो जो नशेड़ी आदमी था उसको राजा बनाया गया। और उन दोनों भाइयों की 2 पत्नियाँ थी जिनका नाम है अंबिका और अंबालिका। क्या नाम है? अंबिका और अंबालिका। और उन्हीं की एक और बहन थी बड़ी-बड़ी जिसका नाम है अम्बा। जो अम्बा बाद में शादी नहीं करती है और वो जो है देवव्रत को मारने का प्रण ले लेती है कि मैं जो है इसको मारूँगी के। ठीक है? उस अंबिका और अंबालिका उनसे जो है 2 संतानें उत्पन्न होती है जिसको एक को बोलते हो आप पांडु, एक को बोलते हो आप धृतराष्ट्र। क्या बोलते हो? धृतराष्ट्र। जिनके धृतराष्ट्र के हुए थे कौरव और पांडु के हुए जो उनको कहलाए पांडव। 5 भाई हुए थे ना पांडव, वो पांडव कहलाए थे बाद में। तो उनका जन्म भी ऐसे होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अ, उन दोनों भाइयों की मौत हुई थी, अविचित्र वीर्य की और विचित्र वीर्य की, तब जो है अंबिका और अंबालिका के कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। अब जब इनके संतान नहीं थी, ठीक है? तो जब इनके संतान नहीं थी, तो वेद व्यास जी को आश्रम से बुलाया गया था, सत्यवती ने खुद बुलाया था। और आप उस महाभारत एपिसोड में देखते हो, तो वो ज़िक्र चलता रहता है। वेद व्यास जी आते हैं, वो माते बोलता है इनको, ठीक है? फिर बाद में वो उनको कहते हैं कि पुत्र ऐसी विपदा आ गई है और तेरे को ये काम करने चाहिए, ठीक है? फिर वो काम करता है, तो उसी के आधार पे जो फिर वो 3 बच्चे होते हैं जिनमें धृतराष्ट्र, पांडव और एक जो दासी पुत्र होता है जिसको आप विदुर बोलते हो। नाम सुना है विदुर का? जो सबसे बड़ा विद्वान हुआ था, है ना? वो तीनों बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो महाभारत के अंदर जब वेद व्यास जी का ज़िक्र आता है और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस महाभारत के अंदर जो भी घटनाएँ घटित हुई थी ना, उनको इन्होंने पहले ही पहचान लिया था। पहले पहले लिख लिया था, ठीक है? तो भारत इतिहास के जनक कौन हुए अपने? वेद व्यास जी। कौन हुए? वेद व्यास जी। तो भारत इतिहास के जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? भारत इतिहास के जनक या पितामह, ठीक है? यहाँ तक तो लिखो इसको। ये लिखो फिर आगे लिखो। लिख लिए? हैं? वो फर्स्ट लिखा। लिख लो पहले पीछे वाले लिख लो। लिखो विश्व इतिहास के जनक या पितामह, विश्व इतिहास के जनक या पितामह कौन है? हेरोडोटस। लिखो हेरोडोटस। और कोष्ठक में लिखना है यूनान। कहाँ के हैं? यूनान के रहने वाले हैं, है ना? और इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। कौन सी है? हिस्टोरिका। लिख लिया? आगे लिखो भारत इतिहास के जनक। लिखो भारत इतिहास के जनक। लिख लिया? भारत इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? महाभारत ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा? महाभारत ग्रंथ लिखा था। लिख लिया? अब देखो ये तो है कि भाई भारत का ही व्यक्ति है और भारत का इतिहास लिखा। भारत का व्यक्ति है और भारत का इतिहास लिखा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो है तो विदेशी है, जो तो है तो बाहर का है, ठीक है? भारत आता है, भारत आकर जो है भारत का इतिहास लिखता है वो। बाहर का व्यक्ति है, भारत आया और भारत आके जो है भारत का इतिहास लिखता है। सबसे पहले भारत का इतिहास लिखने वाला पहला जो विदेशी इतिहासकार है, उस व्यक्ति का नाम है मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। जो पहला विदेशी इतिहासकार है, जो भारत का इतिहास लिखता है और इसकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका।
क्या नाम है? इंडिका। तो ये जो है पहला व्यक्ति है भारत का। भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार। भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार क्या नाम है? मेगस्थनीज। जिसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। लिख लो। हाँ, पुस्तक का नाम इंडिका। देखो, ये जो मेगस्थनीज है ये भी यूनानी है। कौन है? यूनानी। ये भी बाहर का व्यक्ति है, वहीं से आया हुआ था। ठीक है। इनके बारे में भी कहा जाता है इसे कि अपने एक सम्राट हुए जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके दरबार में आए थे सबसे पहले ये। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सबसे पहले। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे वो दहेज में आए थे। कैसे आए थे? दहेज में आए थे। ठीक है। तो अपने एक सम्राट हुए हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा कहा जाता है कि जो मेगस्थनीज है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जब मौर्य के दरबार में आता है वो दहेज में आता है। कैसे आता है? दहेज में। आप सभी ने सुना सिकंदर का नाम? सभी का नाम, सभी ने सुना सिकंदर का नाम तो? हाँ। ऐसा कहा जाता है उसके बारे में उसने ये पूरी दुनिया जीत ली थी। हाँ। बेवकूफ़ी है। भारत को कहाँ जीत के गया था वो? नहीं जीत के गया था वो। ठीक है। तो उसका एक सेनापति है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। तो सेनापति है। और सिकंदर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? क्या नाम है? अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब सिकंदर भारत पे अटैक करने आया था तो सिकंदर तो वापस चला गया था। ठीक है। लेकिन उसका जो थल सेनापति जो था उसकी दो बार उसके बाद दो सेनाएं थी। एक तो जो पानी के अंदर चलती थी नावों के माध्यम से। और एक जो सेना थी थल सेना जो जमीन पे चलती है ना? उनका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसको जो है एक जगह का जागीर दी हुई थी जिसका नाम है सीरिया। क्या नाम है? सीरिया। सिकंदर तो वापस लौट के चला जाता है। लेकिन ये सेल्यूकस निकेटर है ये भारत पे अटैक करता है। और ये जो भारत पे अटैक करता है उस समय जो अपने भारत के अंदर जो सबसे बड़े 16 महाजनपद थे। कितने? 16। और उन 16 में से सबसे बड़ा तो जो था वो था मगध। कौन सा था? मगध। मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब सेल्यूकस निकेटर जो है बार बार जो है भारत पे अटैक करता है। इधर जो है चंद्रगुप्त मौर्य बार बार उनसे लड़ता। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, बार बार जो है इसको हार के जाना पड़ता वापस। अभी जब बार बार हार के जा रहा था तो एक समय इसकी बेटी इसके साथ में आई थी जिसका नाम है हेलेना। क्या नाम है? हेलेना। सोशल मीडिया का जमाना है। सीधी सी बात है। कोई आदमी अगर पॉपुलर होगा ठीक है तो लोगों तक खबरें जाएगी सही। पता नहीं हेलेना ने कहा कौन सी इंस्टाग्राम पोस्ट पे कहाँ पे देख लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा है जो अपने पापा को बार बार भरा के वापस भगा देता है।
हेलेना ने पापा से कहा, पापा इस बार मैं ट्राई करूँ? तो पापा ने कहा, "बे कर ले तू भी ट्राई।" ट्राई करके क्या करेगी? वो मेरे से नहीं आ रहा, तेरे से क्या हार जाएगा? तो क्या एक बार आप जाने तो दो, मौका तो दो कम से कम मेरे को। आमने-सामने तो होने दो, कौन है कौन नहीं है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। हेलेना जो है, सेल्यूकस निकेटर के साथ में आती है लड़ने के लिए। जब लड़ने आती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो वापस वही प्रभाव। बेचारे इसके पास थे घोड़े। क्या थे? घोड़े। और मगध में सबसे ज़्यादा जो थे वो थे हाथी। क्या थे? हाथी। और इन्होंने कभी देखे नहीं। घोड़ों ने कभी हाथियों को नहीं देखा। सेल्यूकस के जो हाथी घोड़े थे, कभी नहीं देखा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य बार-बार जाए हाथी लेके। अब घोड़े बेचारे उन हाथियों की चाल से घबरा के वापस भाग जाते। तो लड़ने का तो मौका ही नहीं मिलता। एक बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर का पीछा कर रहा था, तो सेल्यूकस निकेटर तो पकड़ में नहीं आया, उसकी बेटी पकड़ में आ गई उसकी। अब बेटी पकड़ में आई तो बेटी ने तो पूरा स्कार्फ वगैरह बाँध रखा था, लड़ने जाना, हैं? आजकल तो आज लड़कियाँ अगर कहीं बाइक लेके कहीं गाँव भी जाती है तो पूरा स्कार्फ बाँध के जाती है मोरा, जैसे कोई लड़ने जा रही हो, हैं? तो उसने मुँह बाँध रखा था और जैसे वो गिरी घोड़े से गिरते ही उसका जो स्कार्फ वगैरह था, वो मुकुट था उसके जो खुल गया था पूरा। खुलते चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि ये क्या? हैं? मैंने तो आदमी देखा था, मैंने तो लड़का समझा था, ये तो लड़की है। और इधर हेलेना देखते हुए मर गए अब तो, बाइक के ऊपर ही आ गया। तो उस ऐसा कहा जाता है कि हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार मिले थे, तो हेलेना जो है फेल हो गई थी वहीं, वहीं लुढ़क गई थी वो। ठीक है? उसके बाद में जो है हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर को कहती है कि पापा, अगर आपको युद्ध जीतना है, ठीक है? तो या तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बनना पड़ेगा और वैसा नहीं बन पाओ तो एक काम कर लो आप, कम से कम उसको आपका रिश्तेदार तो बना लो। तो रिश्तेदार में क्या बनाओ? तो दामाद बना लो। ये पागल है क्या तू? उसको दामाद बनाऊँगा क्या? और उससे शादी किससे करूँगा? तो मैं हूँ ना, क्यों तक रहे हो? हैं? मैं हूँ, मेरी शादी कर दो उससे। तो सेल्यूकस निकेटर जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास मैसेज करता है कि मौर्य जी, हाथ जोड़ूँ, हैं? मैं तो थक गया आपके आक्रमण कर करके, है ना? मेरे देश से तो पार नहीं पड़ेगी और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, "भी रख, कौन-सा प्रस्ताव है तेरा?" तो कि आप जो है मेरी बेटी से शादी कर लो। तो कि बेटी कौन है? तो वही जो आपको घोड़े से गिरी हुई मिली थी। अच्छा वो? तो क्या नाम है आपकी बेटी हेलेना। क्या नाम है? हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा यार काफ़ी समय हो गया लड़ते-लड़ते, चलो ठीक है कर लेते हैं शादी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब ऐसा शर्तों का नाम लेते ही सेल्यूकस निकेटर फिर डर गया। पता नहीं क्या माँगेगा अब? लड़की तो दे रहे हैं और क्या-क्या माँग लेगा? तो कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आपके जो अधिकार में भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आपके काबुल, कंधार, कंधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है? उधर सिंध सिंध, एक कुछ क्षेत्र जो आपके अधिकार में है भारत के, वो क्षेत्र सारे मेरे को दो वापस, तब तो मैं आपकी बेटी से शादी करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त ये है कि हेलेना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ हेलेना से, लेकिन इसकी जो संतान होगी ना, वो कभी भी जो है भारत पे जो है मगध का राजा नहीं बनेगी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अभी राजा कौन बना रहा है? हाँ, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसने देखा? तू अभी की सोच। तो कि ये मेरी शर्तें हैं और मैं शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को जो ठिकाने उनके पास थे, जो जागीर उनके पास थी, काबुल, कंधाल ठीक है? और ये तक्षशिला, सिंध, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और उसने कहा भाई ठीक है बेटी की शादी भी कर लो। तो अब उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा भी यार एक समस्या हो गई। तो क्या? कि भाई मैं शादी तो कर ली मैंने, लेकिन अब तो ये तो बोलती है यूनानी भाषा और मैं तो बोलता हूँ इधर की संस्कृत, हैं? तालमेल ही नहीं बैठता भाई साहब हमारा तो, हैं? भाई हमारा तो तालमेल ही नहीं बैठता। इसकी यूनानी मेरे समझ में नहीं आती, मेरी संस्कृत इसकी समझ में नहीं आती। ये तो लफड़ा हो गया। हम बातें कैसे करेंगे? हमारे प्रेम की बातें कैसे करेंगे? हैं? तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा यार कि एक काम करो, मेरा एक दोस्त है,
जो मेरा दरबारी भी है, जिसका नाम है मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। इसको जो है यूनानी और संस्कृत दोनों आती है, और ये है जो आपको ट्रांसलेट करके बता देगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा नहीं, ट्रांसलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, कोई हमारी पर्सनल चीजें भी होती है, वो हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, आप इसको मेरे पास भेजो, ये मेरे को यूनानी सिखाएगा, मैं इसको संस्कृत सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपकी बेटी को संस्कृत सीख सीख जाएगी और मेरे को ये यूनानी सिखा देगी, और इसको भेजो एक बार मेरे पास। चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब उधर खाने के तो दाने नहीं उनके पास, इधर आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, दरबार आके देखा भाई ये क्या है, ये कहाँ घुसा दिया मेरे को, ये कौन सा गांव है? भाई गांव नहीं है, महल है एक। तो कि इतना बड़ा महल? तो हाँ, इतना हमारे इतने बड़े होते हैं कि हमने तो कभी देखे नहीं, और नहीं देखे तो अब देख ले। तो मेगास्थनीज के बारे में कहा जाता है कि ये आया तो था दहेज के अंदर, कुछ समय के लिए आया था ये, लेकिन बाद में आजीवन जो है भारत में रहा था, वापस गया नहीं। ये बेचारा बाहर पहाड़ 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 के थक गया था ये, भाई वापस आजा आजा आजा। उसने कहा नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आ रहा मैं तो। ठीक है, तो इसने जो है फिर अपने भारत के इतिहास के ऊपर फिर पुस्तक लिखी थी इसने, और उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। आ गई यहाँ तक समझ में? लिख लिया यहाँ तक तो? ठीक है, अब बात करते हैं अपने राजस्थान की, है ना। अब अपने थोड़ा ठिकाने पे आते हैं। आ रही समझ धीरे धीरे आ जाएगी। अब देखो, राजस्थान इतिहास की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान इतिहास की बात करें तो वैसे तो लिखने वाले बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन सभी ने जो है अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगह उनके इतिहास लिखे थे। तो उन सभी को जो है एकत्रित करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। ये यूनान का नहीं था, ये जो है अंग्रेज अधिकारी बन के आया था अपने भारत में। ठीक है, और ये जो है आपके जो इंग्लैंड है, जिसको ब्रिटिश बोला जाता था, उसके पास एक जगह पड़ती है स्कॉटलैंड है। कौन सी जगह है? स्कॉटलैंड। अभी वर्तमान में देश है ये, छोटा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश ब्रिटिश के अंदर आता था, इंग्लैंड के अंदर शामिल था ये। जैसे आपका लंदन है, लंदन एक शहर है, देश नहीं है, है? ये भी आपके उधर ही आता है इंग्लैंड में। आनंद आप उधर के ही हो। ठीक है, तो देखो, कर्नल जेम्स जेम्स टोड है, ये पहली बार अपने जो है भारत आए थे, और जब भारत आए तो उस समय अपने भारत में जो लगभग सभी जगह जो है अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का शासन चलता था। उस समय इनको बुलाया गया, ये आए सबसे पहले कलकत्ता। कलकत्ता में जब अपने गवर्नर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि कर्नल जेम्स टोड, एक काम कर, तू जा राजस्थान की तरफ। उस समय जो अपना जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता था राजपुताना। क्या बोलते थे? राजपुताना। राजपुताना का मतलब कि जहां जहां राजपूत राजाओं ने शासन किए हैं, जहां जहां राजपूत राजाओं ने शासन किए हैं, इसमें जो है पहला नाम आता है अपने राजस्थान का। इसका नाम आता है राजस्थान का। दूसरा नाम आता है मालवा। अरे रुक जाओ पहले, राजपुताना केवल राजस्थान को नहीं कहते, राजपुताना एक क्षेत्र का नाम है, जिस क्षेत्र में राजपूत राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। और ये राजपूत राजा जो है केवल राजस्थान में नहीं थे, आपके राजस्थान, मालवा, और गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है आपके सौराष्ट्र। प्राचीन नाम में नहीं था ये, इसके आपने जो एक, मैं बताता हूँ पूरी बात बताता हूँ। एक अपने जो है एक अंग्रेज अधिकारी और था, जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। जब उन्होंने इधर अपने राजस्थान की तरफ अटैक करना शुरू किया था, वो मराठाओं का जो सैनिक बन के आया था, एक भड़ाइती सैनिक था, मतलब किराएदार पे किराएदार जो आते हैं, जो किराए पे जो सैनिक आते हैं ना, वो सैनिक था, वो भड़ाइती। वो जब राजस्थान की तरफ अटैक करने आता था, राजस्थान के राजाओं से लड़ता था, तो राजस्थान में जितने भी राजा हैं अपने राजपूताना क्षेत्र के अंदर, जो मालवा हुआ या सौराष्ट्र हुआ, अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी रियासतें थी, यहाँ पर सभी जगह जो जिन राजाओं का राज था वो सारे थे राजपूत। कौन थे? राजपूत। और इसलिए जो है जॉर्ज थॉमस ने जो है इस पूरे एरिया को नाम दिया था राजपूताना, जिसमें आपका मालवा भी है,
जिसमें आपके गुजरात का एक सौराष्ट्र जो प्रांत है ये भी है, और आपका जो वर्तमान का आपका जो पूरा राजस्थान है वो भी इसमें शामिल है। वर्तमान में जो राजस्थान नाम है, आपका जो राजस्थान है पूरा इसमें शामिल था, क्योंकि उस समय एकीकरण नहीं हुआ था। आज अपन भारत के हिस्से हैं। आज अपन किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा। उस समय अपन भारत के हिस्से नहीं थे। अपने सबके अलग अलग देश थे, अलग अलग राज्य थे। जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ अपने आप में एक अलग देश था। मारवाड़ है, मारवाड़ अपने आप में एक अलग देश था, उसके राजा अलग थे। अभी आपके यहाँ से जितना भी टैक्स जाता है, अभी आपके राजस्थान से जितना भी टैक्स जाता है वो भारत सरकार के पास जाता है। किसके पास जाता है? भारत सरकार के पास। जब पहले राजाओं का राज था उस समय जो मेवाड़ रियासत का कोई टैक्स है वो मेवाड़ के राजा के पास जाएगा, न कि दिल्ली के राजा के पास जाएगा। वहां नहीं जाता था, वो मेवाड़ के राजा तक ही सीमित था। मेवाड़ के राजा के नीचे जो सामंत होते थे वो गांवों से टैक्स लेते, टैक्स लेके वो मेवाड़ महाराणा को पहुंचाते थे। मारवाड़, आमेर, हाड़ौती, आपके सभी क्षेत्रों में ऐसा ही था। इसलिए जो यहाँ पे राजपूत राजाओं का राज था, इसलिए क्षेत्र को नाम दिया गया था राजपूताना। और इसी को अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है। राजस्थान, राजपूताना में केवल राजस्थान नहीं है, अपने मालवा भी आता है। अपने सौराष्ट्र गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है ये भी इसमें आता है। और इसी मालवा को आप आजकल बोलते हो एमपी। क्या बोलते हो? एमपी। अपने राजस्थान की जो सीमा है, इधर आपकी पाकिस्तान में जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह? अमरकोट, जिसका वर्तमान में नाम है उमरकोट। क्या नाम है? उमरकोट। उसी के पास में एक और जगह पड़ती है थार पारकर, है ना, जिसके आधार पे आपकी गायों की नस्ल चलती है थार पारकर। वहां से लेकर अमरकोट से लेकर अपने राजस्थान का जो क्षेत्र है, अमरकोट से लेकर इधर आपके एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है ग्वालियर। कौन सी जगह पड़ती है? ग्वालियर। इस एरिया को जो है राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था। जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे तो एकीकरण में अपन पढ़ेंगे कि अपन ने जो है एमपी से कुछ पार्ट जो है अपने राजस्थान में जोड़े, और राजस्थान से जो कुछ पार्ट है वो एकीकरण के माध्यम से एमपी को दिए थे। आप एक छावनी पढ़ते हो नीमच। कौन सी छावनी पढ़ते हो? नीमच। नीमच वर्तमान में एमपी के अंदर है, लेकिन उस समय राजस्थान की छावनी थी वो। डाउट क्लियर अब तो? आगे समझे? ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो है अपने राजस्थान के लिए पहला जो पॉलिटिकल एजेंट किसी को बनाया था, वो बनाया था कर्नल जेम्स टोड को। किसको बनाया था? कर्नल जेम्स टोड को। और जब ये राजस्थान आया, तो राजस्थान आने के बाद में फिर बातें चली कि यार राजस्थान में 19 रियासतें हैं, और 19 रियासतों पे एक पॉलिटिकल एजेंट कैसे संभालेगा? दूसरी बार दूसरी बात, एक पॉलिटिकल एजेंट अपनी बात पहुंचाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर कहाँ बैठता है? कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो क्या करें? तो इनके बीच में एक और व्यक्ति को बिठाओ, और उस व्यक्ति को नाम दिया गया एजीजी। क्या नाम दिया गया? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब कि पॉलिटिकली जो एजेंट होगा उसकी जो बातें हैं वो गवर्नर तक जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है वो कौन होगा? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उसके बाद में जो है कर्नल जेम्स टोड को सबसे पहले अगर किसी रियासत का जो है पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है, वो रियासत है मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। सबसे पहले इसको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब को किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें पढ़ने का शौक था। ये जब मेवाड़ की तरफ इधर घूमता था तो लोगों से कहानियां सुनता, किताबें लिखता। तो किताबों के माध्यम से पुरानी किताबें जो अपने इतिहासकार जो विद्वान लिखे गए थे उन किताबों को देखता, तो ये कहता है यार कि ये कैसा इतिहास है राजस्थान का। मतलब कि किताबों में लिखा हुआ है भाई कोई मंदिर है, दुश्मन उसको तोड़ने आए, 500 सैनिक उसको तोड़ने के लिए आए। कितने सैनिक? 500 सैनिक। और मात्र 60 सैनिक, मात्र 60 लोग उस मंदिर को बचाते हैं, और वो 60 लोग 500 से लड़ते हैं। मतलब कि लड़कर मरने का डर नहीं है, लेकिन मंदिर बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? मंदिर बचना चाहिए। कुछ विदेशी जो अपने आक्रमणकारी हुए थे, गायों को मारते थे, गायों को काटते थे, तो ऐसा उस किताबों में उसको कहानी में सुनने को मिला कि हमारे जो है एक गांव है, किसी गांव में जो है 100 लोग थे, और वो 100 लोग जो है 80,000 लोगों से भिड़ गए थे गायों को बचाने के लिए। भाई क्यों? कि गाय को हमारी माता मानते हैं हम। गाय को हम क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। और इसलिए जो है गाय हमारी माता है, और हमारी जीती जीत तो आप हमारी गाय को हमारे आंखों के सामने नहीं काट सकते। जब कर्नल जेम्स टोड ने ये बातें पढ़ी थी इसको और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। अब कोई चीज अगर आपको कोई कहानी सुनाए,
और आपको मजा आने लग जाए, तो फिर आप क्या कहोगे? और सुनो, और सुनो, और सुनो। ठीक है? तो कर्नल जेम्स टोड को मजा आने लग गया था और उसके बाद जो है इसने धीरे-धीरे प्रत्येक रियासतों का भ्रमण किया। भ्रमण करके जो प्रत्येक रियासतों का इसने इतिहास लिखना शुरू किया। वो सारा इतिहास लिखा इन्होंने और उस एक पुस्तक के अंदर लिखा, उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है? हालाँकि लिखने में तो इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी थी और उन पुस्तकें अलग-अलग नाम से प्रकाशित हुई थी। हाँ, लेकिन ये इतिहास जो लिखने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड। ये जो पुस्तक प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है कर्नल जेम्स टोड के मरने के बाद में। जब कर्नल जेम्स टोड मर गया था, उसके बाद में पुस्तक प्रकाशित होती है और ये प्रकाशित होती है आपके 1829 में। कब होती है? 1829 में। और जब अंग्रेज़ों को लगा, जब कर्नल जेम्स टोड यहाँ ज़िंदा थे, तो कर्नल जेम्स टोड बार-बार गवर्नर से मिलने जाते थे, तो अंग्रेज़ों को लगने लग गया था कि यार ये आदमी जो है राजस्थान के लोगों के साथ मिल गया और ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि वो बार-बार जाकर उनको ये कहता है कि आपको क्या पता, हम तो कुछ ही नहीं है। राजस्थान के लोग इतने बहादुर हैं, इतने ताकतवर हैं। 10 लोग 1 लाख को मार देते हैं, 10 लोग 10,000 से भिड़ जाते हैं, हैं? और अपने तो कहीं नहीं लगते उनके। अपने पास तो शुक्र मानो कि अपने पास तो बंदूकें हैं। अगर उनको बंदूकें चलानी आ गई, तो अपना तो पत्ता भी नहीं रहेगा। अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये बातें जो अंग्रेज़ों के सामने जब करने लगे, तो अंग्रेज़ों को लगने लग गया था कि यार कर्नल जेम्स टोड जो है राजस्थान के लोगों के साथ मिल गया है और ये जो अब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेगा। तो उन्होंने इनका जो ट्रांसफ़र किया, इनको कहा भई एक काम करो आप आ जाओ, वापस आप जाओ, ठिकाने जाओ आप, जहाँ से आए वहीं जाओ वापस। हाँ, ठीक है? तो ये वापस चले गए थे। 1829 के अंदर इनकी पहली पुस्तक आती है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है? बाद में जो है 1832 के आसपास, कब? 1832 के आसपास जो है इसी पुस्तक का जो दूसरा संस्करण आता है। हाँ, इसी पुस्तक का दूसरा वॉल्यूम आता है, जिसका नाम दिया गया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, दूसरा संस्करण है, जो कब प्रकाशित होता है? 1832 में। और उसके किस नाम से प्रकाशित होता है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर यानी कि मध्य, और मध्य में आता है आपका मालवा। क्या आता है? मालवा। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम के अंदर आता है आपका राजस्थान और गुजरात। क्या आता है? राजस्थान और गुजरात। और राजस्थान का जो सौराष्ट्र प्रांत है, वो अपने राजस्थान उस समय राजपूताना स्टेट हुआ करता था। ठीक है? और उसे उन्हीं के बारे में इसमें जो है बातें लिखी हुई है इस पुस्तक में। इसलिए इसका नाम दिया गया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है? इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक आती है, 1839 के आसपास एक और पुस्तक आती है ना? वो आती है दक्षिण भारत की यात्रा। कौन सी आती है? दक्षिण भारत की यात्रा, जिसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, साउथ इंडिया, है ना? ट्रेवल्स इन नहीं, मुगल एम्पायर नहीं, मुगल एम्पायर किसी और की है। ठीक है? तो वो पुस्तक आती है आपके 1839 में आती है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब ये जो है अधिकतर जो है घोड़े के ऊपर बैठ के घूमते थे। जहाँ भी जिस रियासत में जाना जाना होता था, घोड़े पे बैठ के जाते थे। अब अपने लोगों की आदत है, अपने भारत के लोगों की आदत है, कोई आदमी पॉपुलर होता है, तो उसकी कमियाँ भी निकालते हैं, उसकी खूबियाँ भी गिना देते हैं। अब बेचारे घोड़े पे बैठ के घूमता था,
तो बाबू बाबू करने लग गया इसके, ये तो बाबा है, पूरे दिन भर घोड़े पे बैठ के घूमता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो बाबा बाबा का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता। कहते हैं कहते हैं ना गांव में, अरे बाबूजी मैं नहीं गई है। वास्को डी गामा है, वो आप पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे, है ना। और भारत की खोज उसने नहीं की थी। भारत तो भारत तो पहले था। वो तो बेचारा समुद्री मार्ग से आया था घूमते घूमते, उसको फिर पता लगा भी भारत यहाँ पे है। और ये अपने साथ लोचा है। ये अपने साथ क्या है, लोचा। अपने अधिकतर जो है किताबें लिखी गई अपने देश के ऊपर, वो अधिकतर लोगों ने लिखी है बाहर के लोगों ने। और बाहर के लोग लिखेंगे तो वो अपनी बातें ज्यादा लिखते हैं उसमें। मैं खुद की माना ढक्कन को बताओ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बाहर के लोगों ने अपने यहाँ की पुस्तकें ज्यादा लिखी है। ठीक है, अब ये घोड़े पे बैठ के घूमते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ा, घोड़े वाले बाबा। तो ये इनका क्या है, उपनाम है। क्या नाम है, उपनाम है। ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक जो है इनके एक गुरु है जिनका नाम क्या है ना, जैन यति सूरी। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलता है इनका, है ना। कई कई किताबों में जो है मुनि जैन यति नाम भी मिलता है इनका। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत रहना, मैं अभी आपको लिखाऊंगा तब और सही कर दूंगा डाउट क्लियर। ठीक है, लिखो इसको यहाँ पे, लिखो राजस्थान इतिहास के जनक, लिखो राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के। लिख लो स्कॉटलैंड के निवासी। स्कॉटलैंड के निवासी। पुस्तक का नाम लिखो, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कब प्रकाशित हुई थी, 1829 में। कोष्टक में लिख लेना 1829। हाँ, एक है अदक है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब प्रकाशित हुई थी, 1829 में। लिख लिया। अब इसमें लिखो, लिखो यह पुस्तक है, अरे लिखो यह पुस्तक है इनके गुरु, यह पुस्तक इनके गुरु यह पुस्तक है इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित थी। यह पुस्तक इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित थी। आगे लिखो, इसी पुस्तक का इसी पुस्तक का दूसरा भाग इसी पुस्तक का दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक का दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ, जिसे है, ये एक ही नाम है दोनों, है ना। इसको बहुत सारी किताबों में इसका नाम यति ज्ञानचंद्र भी मिलता है, बहुत सारी किताबों में इसका नाम जयनेती सूरी भी मिलता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत रहो, आप लिख लो, कोई दिक्कत है। जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसे
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? एक लिख लो अन्य पुस्तक, लिखो अन्य पुस्तक। द ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया। 1839 क्वेश्चन में लिखना ना, 1839। हाँ, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये नाम उसको सेमी हिंदी में। ठीक है, 1839 में प्रकाशित हुई थी ये। तो कर्नल जेम्स टोड की 3 पुस्तकें प्रकाशित होती है। कर्नल जेम्स टोड की 3 पुस्तकें प्रकाशित होती है। पहली होती है 1829 में, कौन सी? इसी का दूसरा पार्ट आता है 1832 में, क्या? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और 1839 में एक और पुस्तक, इनकी अन्य पुस्तक जो प्रकाशित होती है वो कौन सी है? द ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया, जिसको आप बोलते हो पश्चिमी भारत की यात्रा। लिखो इनका उपनाम, घोड़े वाले बाबा। लिख लिया? देखो, जब 1829 में ये पुस्तक निकली थी इनके, द एनार्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में जो है राजस्थान क्षेत्र के लिए जो है 3 नाम इन्होंने लिए थे। कितने नाम? 3 नाम। एक नाम है रायथान, एक है रजवाड़ा, और एक है राजस्थान। आपने देखा होगा कि पुस्तक के नाम के पीछे लास्ट में राजस्थान ही आ रहा है। क्या आ रहा है? राजस्थान ही आ रहा है। तो इसी पुस्तक में राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। ये भी 1829 में जो पुस्तक आई थी उसी पुस्तक के अंदर है। ठीक है, तो लिखो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में इन्होंने, 1829 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द, रायथान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। का प्रयोग किया था। लिख लिया? ठीक है, अब देखो, अपने क्या थोड़ी दुविधा है। कर्नल जेम्स टोड जब उन्होंने इतिहास लिखा, तो लिखने की उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसी है? अंग्रेजी। भाई, कर्नल जेम्स टोड कौन था? अंग्रेजी। तो इतिहास लिखा तो लोगों को समझ में नहीं आया। और ऐसा कहा जाता है कि अपने जो इनकी जो पुस्तक का जो पहला पार्ट है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अगर ये पुस्तक भारत में सबसे पहले कहीं आई थी, ये आई थी पश्चिम बंगाल में। कहाँ आई थी? पश्चिमी बंगाल में आई थी सबसे पहले। तो ये अंग्रेजी लैंग्वेज में आई थी। ठीक है, तो उन लोगों ने तो पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय जो है क्या वहां पर क्या है कि एक कलर के, अंग्रेजों को क्या बाबू की जरूरत पड़ती थी, जिसको बोलते हैं अपने कलर, लिपिक, लेखक, है ना, जो टाइप राइटर होता है, उनकी जरूरत थी उनको। ठीक है, अब अगर ब्रिटेन से अगर वो टाइप राइटर को बुलाए, एक तो छोटी नौकरी, ठीक है, सैलरी भी कम, और एक कोई आदमी वहां से अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ थोड़ी ना आएगा। तो अंग्रेजों के पास समस्या थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब उनका जो मुख्यालय कलकत्ता में था, पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उन्होंने कहा भी बंगाल के जो लोग हैं इनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दो, ये अंग्रेजी भाषा सीखेंगे तो अपने काम आसान हो जाएगा।
इसलिए जो वो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, वो उनके द्वारा पढ़ी गई सबसे पहले, पश्चिम बंगाल के द्वारा। वहाँ के लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया था। अपने भारत में जो है, एक इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो शिक्षा है, इनका जो एजुकेशन है, वो ही थी आपकी बॉम्बे, जो कहाँ पे अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में। इनकी जो ग्रेजुएशन है, ये बॉम्बे से हुई थी, और ये रहने वाले हैं सिरोही के। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरोही के रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन कहाँ पे की इन्होंने? बॉम्बे। उस समय अपने मेवाड़ के अंदर जो राजा थे, उनके एक पुस्तकालय था, और उस पुस्तकालय का जो अध्यक्ष था, वो था आपके श्यामल दास जी। कौन थे? श्यामल दास जी, जिनको कवि राजा की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि राजा की उपाधि दी गई थी। अब जब ये पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, तो इनकी क्या उम्र हो चुकी थी, और अब ये क्या है कि ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, एक हेल्पर की ज़रूरत है, जो मेरे को किताबें ला कर इधर दे दे, और मैं जैसा कहूँ वैसा काम कर ले, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि इधर-उधर घूम लूँ मैं। अब शरीर में वो जान नहीं बची मेरे, ठीक है? तो इन्होंने वैकेंसी निकाली वहाँ पे। क्या निकाली? हाँ, वैकेंसी निकाली, कि जो भी व्यक्ति पुस्तकालय के अंदर हेल्पर का काम करना चाहता हो, वो आवेदन कर सकता है, ठीक है? तो इधर से भाई साहब ने आवेदन कर दिया। आवेदन कर दिया इन्होंने। अब भाई साहब श्यामल दास जी के पास से काफ़ी सारे आवेदन आए। अब बेचारे श्यामल दास जी पढ़े लिखे 10वीं तक। कहाँ तक? 10वीं तक। भाई ने कर रखी है ग्रेजुएशन, जिसको बोलते हैं स्नातक। मतलब बीए, बीएससी वगैरह कंप्लीट है इनकी। इधर 10वीं पास भी मुश्किल से हुए थे, ठीक है? तो इन्होंने जब आवेदन देखे, तो गौरीशंकर का रिज्यूम देख लिया इन्होंने। रिज्यूम देख के इन्होंने कहा यार कि इसको बुलाओ यार, इस व्यक्ति को बुलाओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो इस व्यक्ति गौरीशंकर जी को बुलाया गया। गौरीशंकर जी बुला के श्यामल दास जी कहते हैं, गौरीशंकर जी, आपने कहाँ आवेदन कर दिया? तो ये साहब मैं तो आपके पास नौकरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, यहाँ पे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारा काम कर ले। उसको मैं बोल रहा हूँ भाई ये काम कर ले, तो वो कर लेना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, और आपको तो आईएएस वगैरह की इनकी तैयारी करनी चाहिए। कहाँ फंस गए यहाँ पे आप? तो इन्होंने कहा कि देखो महाराज, अपने है अंग्रेजों का राज। अगर मैं आईएएस अधिकारी बन गया, नौकरी लग गया, तो मेरे को करनी पड़ेगी अंग्रेजों की गुलामी। दूसरी बात, आप हो अनुभवशील व्यक्ति, भले पढ़े लिखे कम हो, आप अनुभवशील व्यक्ति हो। आपने मेवाड़ का इतिहास ही नहीं, आपने लगभग आसपास की सभी रियासतों का इतिहास पढ़ा है। और मेवाड़ पुस्तकालय अपने आप में इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो है, लगभग राजस्थान के इतिहास के बारे में सारी पुस्तकें मेरे को यहाँ मिल जाएगी। और मेरे को इतिहास पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा रुचि है। तो इसलिए मैं आपके यहाँ हेल्पर का काम कर लूँगा। क्योंकि माइंडेड तो ये भी था, इसने भी अपना दिमाग लगाया था। इसने दिमाग इसलिए लगाया था, भाई इसको पढ़ने की रुचि है, इतिहास इतिहास पढ़ेगा कहाँ? जहाँ सबसे ज़्यादा पुस्तकें होगी वहीं तो पढ़ने को मिलेगी इसको। तो उस पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा पुस्तकें। दूसरी बात, अगर इसको मेवाड़ का, हाड़ौती का, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का, इधर का इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है? तो एक तो ये खुद चला के जाएगा, तो कोई भी बोल देगा, अरे कौन है तू? कहाँ से उठ के आया है? और एक ये जाके कहेगा कि मेरे मेवाड़ महाराणा की तरफ से आया हूँ, तो किसी औकात है क्या फिर उसको मना कर दे? कोई मना नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, श्यामल दास जी को कहा कि मैं तो आपके पास नौकरी कर लूँगा, 5-10 हज़ार रुपए जो भी देना हो दे देना मेरे को तो। और नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। श्यामल दास जी ने कहा भी जब ठीक है यार, तू इतनी ज़िद कर रहा है, तो कर ले, कोई बात नहीं। तो श्यामल दास जी के साथ में हेल्पर बन के रहा था ये। अब
कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद में श्यामलदास जी की हो गई मृत्यु। श्यामलदास जी क्या हो गई? मृत्यु। ये तो मर गए, ठीक है? भाई जो हेल्पर था, इसका प्रमोशन हुआ अध्यक्ष में। मेवाड़ महाराणा ने कहा भाई कि भाई श्यामलदास जी मर चुके हैं, अब अपने पुस्तकालय को कौन संभालेगा? तो वहाँ कोई व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भाई एक काम करो, आप किसी अन्य व्यक्ति को लेकर आओगे, तो उसको पहली बात है कि पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है, कहाँ नहीं रखी है, उसको समझने के फोड़े हैं। 2-4 महीने तो उसको जो है लाइब्रेरी ढूँढनी पड़ेगी, भई कौन सी पुस्तक कहाँ पे नहीं है, ठीक है? आप एक काम करो, उनके नीचे एक व्यक्ति काम करता था हेल्पर, जिनका नाम है गौरीशंकर ओझा जी, और आप एक काम करो, उनको अध्यक्ष बना दो। क्यों? क्योंकि श्यामलदास जी को ये पता है कि अपने पुस्तकालय में कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, लेकिन गौरीशंकर को ये भी पता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है, और इसलिए जो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और इन्होंने काम सीखा हुआ भी है, और पहले अपने मेवाड़ में काम किया है, तो इन्हीं को जो आप अध्यक्ष बना दो। तो बाद में जो है गौरीशंकर ओझा जी को जो है मेवाड़ पुस्तकालय का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। पहले तो हेल्पर था, अब अध्यक्ष बन गया। अब किसी को कहा था कि अब मना करके बताओ मेरे को। उसके बाद फिर इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। मेवाड़ का लिखा, मारवाड़ का लिखा, बीकानेर का लिखा, कोटा बूंदी का लिखा, सिरोही का लिखा, इधर आपके जयपुर का लिखा, अलवर भरतपुर, लगभग सभी। ऐसे कहा जाता है कि गौरीशंकर ओझा जी के बारे में कि आपके राजस्थान में 19 रियासतें हैं, इन्होंने 19 रियासतों का अलग-अलग इतिहास लिखा। 19 रियासतों का क्या लिखा? अलग-अलग इतिहास लिखा। और इनमें जो सबसे प्रमुख जो इनके बारे में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सिरोही राज्य का इतिहास। एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है सिरोही राज्य का इतिहास, और ये पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा 1911 में। कब लिखी गई? 1911 में। अब देखो ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गौरीशंकर जी रहने वाले स्वयं कहाँ के हैं, और सिरोही के ऊपर इन्होंने जो कौन सी पुस्तक लिखी? सिरोही राज्य का इतिहास। और कब लिखी? 1911 में। इसलिए जो है इनके बारे में अधिकतर ये पूछा जाता है। अगर किसी पुस्तक का नाम लेंगे, भाई निम्न में से कौन सी पुस्तक गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की है? सिरोही राज्य का इतिहास, ठीक है? और इन्हीं जो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को जो है अपन जो है राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहते हैं? गौरीशंकर ओझा जी। हाँ, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को, ठीक है? लिखो, राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक, राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक, राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कोष्टक में लिख लेना सिरोही। कोष्टक में क्या लिखना है? सिरोही, क्योंकि रहने वाले कहाँ के हैं? सिरोही के रहने वाले हैं। और पुस्तक का नाम लिखो इनका, सिरोही राज्य का इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है? सिरोही राज्य का इतिहास। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1911 में। क्या हुआ, हंसी आ रही क्या गौरीशंकर को? है सेम सेम है। सेम सेम हो रहा है ना, बस तो इधर एक फर्क इतना ऐसा है कि भाई तू गौरीशंकर गुज्जर है, इधर ओझा जी है। तेरे नाम के पीछे हीराचंद नहीं लगता, इनके नाम के पीछे हीराचंद ओझा लगता है, ठीक है? तो ये तो अपने क्या है कि राजस्थान का, भारत का इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की होगी, वो सारी बातें अपन ने पढ़ ली है ना? अब अपन आगे बात करेंगे अपने इतिहास की। भाई अपने इतिहास पढ़ने से पहले भाई यहाँ पे सर कौन कौन सी रियासतें थी?
किस रियासत में किस राजा का अधिकार था, कौन सा वंश यहाँ पर चलता था, कौन सी रियासत किससे अलग हुई थी, कितनी रियासतें थी, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे हेडिंग लगाओ राजस्थान की रियासतें। राजस्थान की रियासतें